हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र निर्माण हो, मन की शांति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और हम अपने पैर पर खड़े हो सकें। आज के इसी सुविचार के साथ आज का लेक्चर शुरू होगा। सभी मित्रों को नमस्कार। तो आइए, आज का यह लेक्चर रहने वाला है, किस चीज पर आधारित है, किस विषय पर आधारित है, पहले इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पे चल रहा है भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, इसी के अंतर्गत सारे लेक्चर टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज का विषय है भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए संचालित प्रमुख कार्यक्रम। तो क्या है भारत सरकार द्वारा, भारत के संविधान द्वारा, भारत में अच्छे लोगों द्वारा क्या कार्यक्रम है जो समाज के हर एक व्यक्ति से जुड़ाव रखता है। तो आइए, यह है भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए संचालित प्रमुख कार्यक्रम। ध्यान दीजिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के क्षेत्र में विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए सतत प्रयासों, यहाँ पे विभिन्न सरकारों का मतलब है प्रत्येक राज्य के और जो लोकतंत्र तंत्र के सर्वोच्च में है। तो यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के क्षेत्र में विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए सतत प्रयासों से मानव संसाधन की उपलब्धता के साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल आधारित संचार, यहाँ पे संरचना जो है, आधारित संरचना के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, प्रशंसनीय प्रगति हुई है, महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए संचालित महत्वपूर्ण कार्यक्रम व योजनाएं निम्नलिखित हैं। जैसा कि यहाँ पे अब व्याख्या किया जाएगा उन कार्यक्रमों का, उन योजनाओं का जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के लिए उपयोगी है, भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए उपयोगी है। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन और यहाँ पे जन आरोग्य योजना, इसके बारे में जानिए। तो इसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस योजना के बारे में जानिए, जानते इसके बारे में पढ़िए। यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान भारत मिशन के तहत चलाई जा रही है। इसके तहत प्रति वर्ष प्राप्त एक परिवार को ₹5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है। कितना? 5 लाख। इस योजना का लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना के आंकड़ों पर आधारित गरीब और कमजोर वर्गों के 10 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। कह सकते हैं लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों के लिए शामिल है यह योजना। अब यहीं पे पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। किस योजना की? तो पूर्ववर्ती योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का विलय जो है, इस योजना में किया गया है। तो किस योजना में किया गया है? अब यहीं पे आगे इसे गरीब और वंचितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह माध्यमिक देखभाल कह सकते हैं, या जिसमें सुपर विशेषज्ञ शामिल नहीं है। तो यहाँ पे माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल है, जिसमें एक सुपर विशेषज्ञ शामिल है। तो यहाँ पे इसके हेतु प्रति परिवार ₹5 लाख का बीमा राशि प्रदान करता है। पॉइंट, इस पहल के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य एवं देखभाल के लिए 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र जो है, स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर जो हेल्थ है, स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए। तो यहाँ पर ये स्वास्थ्य केंद्र और गैर संचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। स्थापित केंद्र निःशुल्क दवाइयां और
नैदानिक सेवा भी उपलब्ध कराएंगे। पॉइंट यह है पात्रता, इसमें जो पात्रता है यह पात्रता आधारित योजना है। इसमें पात्रता का आधार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों पर आधारित मानदंड महिला मुखिया वाले परिवार और परिवार में 16 से 59 वर्ष तक की आयु के किसी वयस्क पुरुष सदस्य का न होना, और यहाँ पे दिव्यांग सदस्य और परिवार में दिव्यांगता के बिना किसी वयस्क का न होना, और यहाँ पे अनुसूचित जाति या कहीं अनुसूचित जनजाति के परिवार और ऐसे भूमिहीन परिवार जिनकी आय का मुख्य स्रोत अस्थायी मजदूरी है, तो ये सब शामिल है इस योजना में। तो यहां पे बताया गया, तो ये रहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। अब यहीं पे बात करेंगे, अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। अब इस मिशन का उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानिएगा। तो यहां पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य और एड्स और टीबी और मलेरिया कुष्ठ रोग जैसे संक्रामक रोगों पर काबू पाने के वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रयासरत है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे अधिक जोर स्वास्थ्य देखभाल के लिए वित्त पोषण बढ़ाने पर दिया गया है। पॉइंट 2005 में इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। कब की गई? तो वर्ष 2005 में इस कार्यक्रम का तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। इसके बाद में 2013 की बात करें, 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2013 में ही इन दोनों कार्यक्रमों, तो यहाँ पे कह सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और यहाँ पे शहरी स्वास्थ्य मिशन, तो इन दोनों की जो है, इन दोनों कार्यक्रमों को मिलाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इन दोनों कार्यक्रमों को मिला दिया गया तो हो जाता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। इसके बाद में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2 उप मिशन बन गए। तो जैसा कि 2 उप मिशन बन गए उसे बताया भी। पॉइंट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यहाँ पे सबकी आवश्यकता अनुसार एक समान सस्ती और सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य घटकों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाना और प्रजनन एवं मातृ और नवजात शिशु है और किशोरों के स्वास्थ्य और संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों पर काबू पाना शामिल है इन मिशनों के अंतर्गत। तो ये रहा मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया। अब यहीं पे अगली योजना की बात करते हैं। अगला कार्यक्रम है जो भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए संचालित प्रमुख कार्यक्रम। इसी के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों को यहाँ पे बताया जा रहा है। 2 कार्यक्रम हो गए, अब तीसरा कार्यक्रम है, यह है मिशन इंद्रधनुष। तो यहां से मिशन इंद्रधनुष है, तो इसके बारे में जानिए। मिशन इंद्रधनुष जो है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो आपका जवाब होगा सन 2014 में की गई थी। इस पर एक प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि वह कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित कह सकते हैं, पूछ सकता है भारत में स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल के लिए संचालित प्रमुख कार्यक्रम वह कौन सा रहा जो सन 2014 में किया गया था। तो इस पर बताना रहेगा कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत वर्ष 2014 में किया गया था। तो इस मिशन जो है, इसका उद्देश्य जानिए। अब यह उद्देश्य जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं का विभिन्न बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षीकरण करना है, उनके स्वास्थ्य के लिए देखभाल करना है। पॉइंट सरकार ने देश के सभी जिलों में टीकाकरण के 90% लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की है। यह योजना जो है विशेष रूप से 2 वर्ष तक के बच्चों और नियमित टीकाकरण न कराने वाली गर्भवती महिलाओं को लक्षित करती है। पॉइंट यहीं पे बात करते हैं वर्ष 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण में छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के उद्देश्य से सघन मिशन इंद्रधनुष। तो कौन सा मिशन लाया गया? सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 तो 3.0 योजना शुरू की गई। कौन सी? संघ मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना शुरू की गई है। पॉइंट तो यहीं पे सघन मिशन इंद्रधनुष जो है, सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 कार्यक्रम को वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत उन शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया जो मिशन इंद्रधनुष के तहत छूटे गए थे। पॉइंट सघन मिशन इंद्रधनुष जो है, यह जो है मिशन, अब यहीं पे संघ मिशन इंद्रधनुष 2.0 को 2019 में प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे अगला मिशन लाया गया जिसका नाम सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, इसको वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया, जो प्लस पोलियो कार्यक्रम 2019-20 का 25 वर्षों को चिन्हित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अधिनियम था। तो यहाँ पे बताया सघन इंद्रधनुष 3.0 योजना, फिर यहीं पे बताया सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 कार्यक्रम, अगला बताया सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 को वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये रहा मिशन इंद्रधनुष पर आधारित है। तो इतना कार्यक्रम बताया गया, मिशन इंद्रधनुष रहा ये। अब यहीं पर अगला कार्यक्रम की बात करते हैं। अगली योजना जो है वो है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो जानिएगा इसके बारे में। तो यह है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है यह कार्यक्रम, इसका उद्देश्य, इसका महत्व क्या रहा राष्ट्र के लिए। तो यहीं पे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानकारी और सामग्री और सेवाएं मुहैया कराने के लिए की गई थी। इसमें शामिल है जैसे साप्ताहिक आयरन फोलिक अनुपूरण। तो इसके अंतर्गत किशोरों में रक्ताल्पता का पता लगाने एवं उस पर नियंत्रण के लिए कदम शामिल है। कह सकते हैं इसे लड़के एवं लड़कियां दोनों इसमें शामिल हैं। और इस कार्यक्रम में आयरन फोलिक एसिड की गोलियां देने के साथ साथ किशोरों और परिवारों को पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी और सलाह दी जाती है। तो इसके अंतर्गत यह रहा साप्ताहिक आयरन फोलिक अनुपूरण। अब इसी में अगला कार्यक्रम शामिल रहा है जो है मासिक धर्म संबंधी योजना। तो इसमें जो है इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि किशोरियों को मासिक धर्म और सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के बारे में पूरी जानकारी हो और साथ ही उन्हें उत्तम किस्म के सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराई जाए और इनके निपटान के लिए पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीकों की जानकारी उपलब्ध कराई दी जाए। तो यह रहा कार्यक्रम मासिक धर्म संबंधी योजना। अब यहीं पे अगला कार्यक्रम इसी में शामिल रहा जिसका नाम है मित्र समूह शिक्षा के कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि किशोरियों को पोषण, यौन तथा प्रजनन और मासिक स्वास्थ्य आदि के बारे में
नियमित रूप से मित्र समूह शिक्षक कार्यक्रम का लाभ मिल सके। इन शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने 2017 में साथिया रिसोर्सेस किट की शुरुआत की। कब की? तो 2017 में किसकी की? तो साथिया रिसोर्सेस किट की शुरुआत की 2017 में की। कौन से ने की? भारत मंत्रालय ने। तो ये हो जाता कार्यक्रम मित्र समूह शिक्षक कार्यक्रम। तो यहां पर 3 कार्यक्रम हमने बताया। पहला रहा साप्ताहिक आयरन फोलिक अनुपूरण। दूसरा कार्यक्रम रहा जो रहा मासिक धर्म संबंधी योजना। वहीं पे तीसरा कार्यक्रम रहा मित्र समूह शिक्षक कार्यक्रम। तो ये तीनों कार्यक्रम शामिल है किसमें? तो यहाँ पे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में ये तीनों कार्यक्रम आते हैं, इसी का ही भाग है। तो ये हो जाता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में जानकारी। अब यहीं पे आइए जानते हैं अगला कार्यक्रम है जो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो इस अभियान के बारे में समझते हैं। यहाँ पर क्या है ये अभियान? तो इस अभियान का नाम है, जैसा कि बताया, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। यह जो कार्यक्रम है, यह अभियान है, इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक महीने की 9 तारीख को हर गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व निःशुल्क सुविधा, तो यहाँ पे निःशुल्क और कह सकते हैं सुनिश्चित तौर पर व्यापक और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यह जो योजना इसके तहत। और यहीं पे यह जो अभियान है नामित सरकारी संस्था सुविधा केंद्रों पर गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल व सेवाओं के न्यूनतम पैकेज की गारंटी भी देता है यह अभियान। पॉइंट, यह कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन कार्यों में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए यहाँ पे व्यवस्थित रवैया अपनाया जाता है। इनमें निजी डॉक्टरों को इस अभियान के लिए स्वेच्छता से काम करने के लिए प्रेरित करना, यहाँ पे जागरूकता पैदा करने के लिए नीतियां बनाना और निजी क्षेत्रों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के इस अभियान में शामिल होने की अपील, कह सकते हैं, अपील शामिल है। तो यह कार्यक्रम हो गया, यह कार्यक्रम रहा, यह कह सकते हैं एक प्रकार का अभियान है इस योजना के तहत। तो यह रहा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में। अब यहीं पे अगला कार्यक्रम है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो इसके बारे में समझा जाए यहाँ पर क्या है ये। तो ये जो है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल जो है, ये किस प्रकार से काम करता है, आइए जानिए इस कार्यक्रम के बारे में। भारत सरकार ने वर्ष 1982 में देश में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने और इस संबंध में जागरूकता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के मुख्यतः 3 घटक हैं। तो आइए इस 3 घटक के बारे में जानते हैं कि कौन से 3 घटक हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, ये मस्तिष्क से दिमागी सिस्टम से संबंधित कार्यक्रम है, मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित है। अब इसका जो 3 घटक है, उन तीनों घटकों के नाम जान लीजिए। पहला घटक है मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज। दूसरा घटक इसका है पुनर्वास। और तीसरा घटक है इसका मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम। तो ये हो जाते हैं इसके 3 घटक मुख्य रूप से। अब आगे यहाँ पर पॉइंट है, वर्ष 1987 की बात करें तो वर्ष 1987 में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम को लागू किया गया, इसे शॉर्ट में MHA-87 लागू किया गया। कब लागू किया? 1987 में। पॉइंट, अब यहीं पे वर्ष 1996 में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को देश के प्राथमिक स्तर तक पहुंचाने के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP जिसे कहते हैं शॉर्ट में, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो कब की गई? 1996 में। तो ये हो गया मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को देश को प्राथमिकता स्तर तक पहुंचाने के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब यही पे पॉइंट है,
वर्ष 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का स्थान लिया। तो 2017 वाला जो कार्यक्रम अधिनियम लाया गया, इसका जो पहला अधिनियम रहा है 1987 का, उसी पर यह आधारित है। 2017 का अधिनियम उसी का स्थान ले लिया है, एक प्रकार से कह सकते हैं। जिस प्रकार से एक समझ सकते हैं आप, एक चेयर से एक व्यक्ति उठा, उस पर आकर के दूसरा बैठा उसके स्थान पर, तो ही सिस्टम उस पर। तो यहां पर यह हो जाता है, यह कार्यक्रम रहा है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम। अब यहीं पे जानिएगा मानसिक स्वास्थ्य देख रेख अधिनियम 2017 के बारे में। तो क्या है आर्टिकल 2017, इसके बारे में समझिए। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ यह आर्टिकल 2017 है। पॉइंट है, इस अधिनियम के अनुसार मानसिक रोग से अभिप्राय विचार, मनोदशा कह सकते हैं, अनुभूति और याददाश्त आदि से संबंधित विकारों से होता है, जो हमारे जीवन के सामान्य कार्यों जैसे निर्णय लेने और यथार्थ की पहचान करने, सोच और विचार को आदि में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। पॉइंट है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में मानसिक स्वास्थ्य के लिए अधिकार आधारित प्रावधान किए गए हैं। यह मानसिक रूप से जो अस्वस्थ लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक समान रूप से उनके स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है उन्हें। पॉइंट है, यह अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता और पर्याप्तता में सुधार के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करता है। साथ ही यह अधिनियम मानसिक रोगियों के गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर बताया गया मानसिक स्वास्थ्य देख रेख अधिनियम 2017। तो यहाँ पे ये हो गया एक्ट 2017 जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, इसकी देख रेख में। यहाँ पे एक चीज अवगत करा देता हूँ, ध्यान दिला देता हूँ। तो यहाँ पे चल रहा है भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए संचालित प्रमुख कार्यक्रम। तो प्रमुख कार्यक्रम बताया जा रहा है जो इंडिया में संचालित है स्वास्थ्य से संबंधित। अब यहीं पे बात करेंगे आयुष को प्रोत्साहन, सबके लिए वहनीय स्वास्थ्य देखरेख का विकल्प। तो ये जो आयुष मंत्रालय का जो ये योजना कार्यक्रम है, इसी के बारे में है। तो यहां पर देखिए, यह जो कार्यक्रम है आयुष को प्रोत्साहन, कह सकते हैं सबके लिए वहनीय स्वास्थ्य देखरेख का विकल्प है। पॉइंट है, चिकित्सा की परंपरागत भारतीय पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करने, तुलनात्मक रूप से महंगी एलोपैथिक पद्धति पर दबाव कम करने तथा सभी के लिए वहनीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धतियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। लागतों के संदर्भ में उपचारित प्रति व्यक्ति आयुष औषधियों पर होने वाला समस्त औसत आउट ऑफ पॉकेट व्यय, कह सकते हैं इसे, जहां ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 270 और 378 रुपए है। वहीं गैर आयुष औषधियों पर होने वाला समग्र व्यय तुलनात्मक रूप से अधिक है, अर्थात ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 392 अर्थात 392 और 454 रुपए है। इन सभी विशेषताओं के बावजूद निवारक एवं स्वास्थ्य देखरेख के अंतर्गत आयुष की भूमिका ने पर्याप्त ध्यान आकर्षण नहीं किया है। पॉइंट, अतः इसकी उपयोगिता को देखते हुए
स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धतियों के अधिकतम विकास तथा प्रचार और इनकी लोकप्रियता सुनिश्चित करने और विभिन्न चिकित्सा यहाँ पे प्रणालियों में आयुष को प्राथमिकता देने के लिए वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया गया। पॉइंट, इस मंत्रालय को चिकित्सा की आयुर्वेद और योग और प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी और सिद्ध और होम्योपैथी पद्धतियों का विकास करने और नीतियां बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। आयुष पद्धतियों की मौजूदा सुविधाओं में सोवा रिक्पा, तो यहाँ पे इन सुविधाओं में इनको भी जोड़ दिया गया है। क्या? तो यहाँ पे सोवा और रिगपा। पॉइंट, आयुष मंत्रालय के तहत आयुष देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने ट्रेनिंग गतिविधियों, वैज्ञानिक शोध तथा शिक्षा, औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और प्रयोगशाला की अच्छी कार्यप्रणाली का विकास, विनिर्माण की अच्छी पद्धति का अनुपालन किया। यहाँ पे शिक्षा मानकों का विनियमन जैसे कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। यहीं पर भारत 130 करोड़, पॉइंट है, भारत 130 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जबकि इतनी बड़ी आबादी पर डॉक्टर जनसंख्या नागरिक अनुपात 62.1000 है, अर्थात कह सकते हैं 62.1000 है, जो बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है। ऐसे में आयुष चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करके तथा समुचित नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा न केवल आयुष प्रणाली को एक नई ऊर्जा प्रदान करने का प्रयास किया जा सकता है, बल्कि यह स्वास्थ्य सेवाओं में अंतराल पर ध्यान केंद्रित करती है और सुदूर क्षेत्रों में कम लागत वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य पर कम खर्च करना पड़ता है। इससे सभी के लिए वहनीय स्वास्थ्य देखरेख विकल्प प्रदान करने के अलावा सतत विकास से लक्ष्य 3 जो है, इनकी प्राप्ति में भी मदद मिलेगी। यहाँ पे बताया गया, तो ये जो रहा, तो ये हो जाता है आयुष को प्रोत्साहन, सबके लिए वहनीय स्वास्थ्य अच्छी तरह से देख रेख कह सकते हैं, इनका विकल्प है इस आयुष को प्रोत्साहन देने में। अब यहीं पे जो हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था वह रहा सोवा रिक्पा, तो इसके बारे में जानिए क्या है ये। देखिए, सोवा रिक्पा यह जो है तिब्बत साहित्य कह सकते हैं, तिब्बत साहित्य, यहाँ पे साहित्य गलत उच्चारण हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पे सोवा रिक्पा जो है तिब्बत सहित हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित प्राचीन उपचार पद्धति है। क्या? तो सोवा रिक्पा कहाँ की है? तो यहाँ पे कह सकते हैं तिब्बत सहित हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित है, प्राचीन चिकित्सा है। तो यह जो है, यह भारत के हिमालयी क्षेत्रों में तिब्बती या कहीं आमची इसके नाम से जानी जाती है। इस चिकित्सा परंपरा की उत्पत्ति के विषय में भिन्न विचार हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह भारत से उत्पन्न हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि चीन से, और अन्य लोग इसे तिब्बत से उत्पन्न मानते हैं। इस उपचार पद्धति के अधिकांश सिद्धांत एवं अभ्यास आयुर्वेद के समान है। तिब्बत पर प्रथम आयुर्वेदी, यहाँ पे कह सकते हैं तिब्बत पर प्रथम आयुर्वेदीय प्रभाव ईसा पश्चात 3री शताब्दी के दौरान आया था, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म में प्रवेश के साथ
7वीं शताब्दी के बाद ही यह लोकप्रिय हुआ। यह उपचार पद्धति भारत में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से और पश्चिम बंगाल इनके और यहाँ पे कह सकते हैं दार्जिलिंग और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में सदियों से उपयोग में आती रही है। यह चिकित्सा पद्धति प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। तो ये हो गया सोवा रिगपा के बारे में, जो तिब्बत सहित हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित प्राचीन उपचार पद्धति है। तो इतना समझा गया। तो ये हो गया सोवा रिगपा के बारे में समझा गया। अब आइए चलते हैं आगे की तरफ, जानेंगे यहाँ पर नीति 2017 कौन सी नीति है। तो ये जो नीति है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है और इसके पहले की राष्ट्रीय शिक्षा नीति रही है। उसी तरह से ये भी एक स्वास्थ्य संबंधित नीति है। तो यहाँ पे ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 इसका नाम है। तो क्या है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017? इंटरनेशनल हेल्थ है। तो यहाँ पे ये 2017 में इसे पॉलिसी को लाया गया। तो इसका नाम है इंटरनेशनल हेल्थ है पॉलिसी, और हिंदी में इसे कहें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। तो यहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और कहीं प्रौद्योगिकी तथा महंगाई संबंधी परिदृश्य से उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए अस्तित्व में आई है। इसमें जो है स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य और सुविधाओं का बड़ा पैकेज सुनिश्चित करने की संकल्पना की गई है इस नीति में। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य जो है, किसका उद्देश्य, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। तो इसका उद्देश्य निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल दिशा निर्देशों के माध्यम से सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का उपचार। तो यहाँ पे उच्चतम संभव स्तर सुनिश्चित करना है। पॉइंट, वर्तमान में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय जीडीपी का 1.5% है, जिसे समयबद्ध ढंग से 2.5% तक बढ़ाने का प्रावधान इस नीति में किया गया है। पॉइंट, यह नीति किसी को भी वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए बिना बेहतरीन गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की बात करती है और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 2025 तक 70 वर्ष करने की बात भी इस नीति में कही गई है। पॉइंट, इसमें पीपीपी मॉडल, इसमें ट्रिपल पी का मॉडल पर कार्य होगा। जिला अस्पताल और इसके ऊपर के अस्पतालों को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से अलग रखा जाएगा और इसे सार्वजनिक निजी सहभागिता के तहत विकसित किया जाएगा। यह जो नीति है, पॉइंट, नीति में गैर संचारी रोगों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। नीति में आयुष प्रणाली के त्रिआयामी एकीकरण की परिकल्पना की गई है, जिसमें क्रॉस रेफरल और सहस्थल और औषधियों की एकीकृत पद्धतियां शामिल हैं। पॉइंट, इस नीति के इसके अलावा यहाँ पे नीति में यहाँ पे औषधियों और उपकरणों का सुलभता से विनिर्माण करने और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने तथा चिकित्सा शिक्षा में सुधार करने की अपेक्षा की गई है। पॉइंट, स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक प्रभावी बनाने और इनमें सुधार के लिए डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्था स्थापित करना, ताकि दक्षता और पारदर्शिता और नागरिक अनुभव में सुधार हो सके। पॉइंट, वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 पर लाना है, जिसे कह सकते हैं TFR 2025। पॉइंट, वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम
आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम करके 23 अर्थात 23 तक लाना तथा वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन की समस्या को 40% तक कम करना है। पॉइंट वर्ष 2025 तक परिवारों के स्वास्थ्य व्यय में वर्तमान स्तर से 25 यानी 25% की कमी लाना शामिल है। तो यहां पर बताया गया, तो यह रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। तो यहां पे जाना गया क्या है इस नीति के बारे में, इसके बारे में समझा गया। पॉलिसी थी इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। अब यहीं पे आइए अगली राष्ट्रीय स्तर पर जो नीति है इसके बारे में जान लीजिए। यहां पे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के बारे में बताया गया है। तो यह जो है राष्ट्रीय परिवार, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4, तो इसके बारे में जानते हैं क्या है इसका महत्व उद्देश्य। देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2017 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसे चरण 4 कह सकते हैं, परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चरण 4 के आंकड़े पेश किए गए। यह सर्वेक्षण जो हुआ है, यह सर्वेक्षण 2015 से 16 तक के आंकड़ों पर आधारित है और पिछला राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2005 से 2006 में किया गया था। यह सर्वेक्षण 6 लाख परिवारों 1.3 लाख पुरुषों और 7 लाख महिलाओं से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है यह सर्वेक्षण। उल्लेखनीय है कि हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चरण 5 इसके आंकड़े भी जारी किए गए हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चरण 4। अब इसी का मुख्य बिंदु है इस प्रकार। तो यहां पे मेन पॉइंट है, ध्यान दीजिए, जन्म के समय लिंग अनुपात जो है, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर सुधार हुआ है। यह प्रतिशत 1000 पुरुषों पर 9040 अर्थात 914 महिलाओं से बढ़कर 919 महिलाएं हो गया है और यहाँ पे केरल में लिंग अनुपात सबसे अधिक जो है 1037 है केरल में, जबकि इसके बाद क्रमशः मेघालय में जो है 1009 है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 977 है। तो इनका स्थान है, तो इन सबका स्थान रहा इसका तो लिंग अनुपात में। तो ये रहा जन्म के समय लिंग अनुपात। अब यहीं पे शिशु मृत्यु दर की बात होगी, पॉइंट। तो शिशु मृत्यु दर जो है 2005 से 2006 में आयोजित किए गए सर्वेक्षण NFHS चरण 3 इससे लेकर अब तक इसमें गिरावट हुई है और यह प्रति 1000 जीवित जन्म में 51 के मुकाबले 41 इसके स्तर पर आ गई है। विशेषता है पिछले एक दशक में देश के लगभग सभी राज्यों में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। तो ये हो गया शिशु मृत्यु दर। आगे बात करते हैं पॉइंट संस्थागत प्रसव। तो संस्थागत प्रसव जो होता है उसके बारे में, तो यहाँ पे NFHS 3 इसमें यह जो है 38.7% था, जबकि अब जो है बढ़कर 78.9% हो गया है। इसमें जननी सुरक्षा योजना की महत्वपूर्ण भूमिका उभर कर सामने आई है। तो ये हो गया संस्थागत प्रसव पॉइंट। अगला पॉइंट कुल प्रजनन दर की बात करें तो जिसे TFR, तो यहाँ पे कुल प्रजनन दर जो है, कुल प्रजनन दर में भी कमी आई है। यह है NFHS 3 इसमें प्रति महिला 2.7 बच्चे थी और जो अब 2.2 बचे, तो यहाँ पे बच्चे जो हैं रह गई हैं। आगे सभी राज्यों में इसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो ये हो गया कुल प्रजनन दर, जिसे संबोधित किया जाता है TFR से। आगे पॉइंट, अब यहां पे बात करते हैं रक्ता अल्पता की। तो यहाँ पे एनीमिया की जो बात है, एनीमिया, तो 6 से 59 महीने की उम्र वाले बच्चों के बीच इसमें अत्यंत कमी आई है। NFHS 3 इसके 69% की तुलना
में NF/H/4 में यह 58% रहा है। तो ये जता है रक्ताल्पता अर्थात एनीमिया। अब यही पे बात करते हैं बाल विवाह। तो बाल विवाह जो है, देश में बाल विवाह की दर में भी गिरावट आई है। 18 वर्ष से कम उम्र में शादी 2005 से 2006 में जो रहा 47.4% से घटकर जो आज 2015 से 16 में 28.8% रहा गई है। तो काफी गिरावट इसमें हुआ बाल विवाह में। तो ये हो जाता है बाल विवाह। आगे पॉइंट आर्थिक कह सकते हैं यहाँ पे आर्थिक मामलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हुई है। 53% महिला 53% जो है महिला जनसंख्या के पास अब अपना बैंक अकाउंट है, जो एक दशक पहले मात्र जो कितना रहा 15% था, अब कितना हो गया बढ़कर के 53। इसके बढ़ने की प्रक्रिया जारी है। आगे सर्वे के अनुसार विवाहित महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के आंकड़ों में भी कमी आई है। घरेलू हिंसा 2005 और 2006 के जो आंकड़े रहे 37.2 रहे हैं 37.2 रहे हैं 37.2 रहे 2% थे, घटकर जो है अब जो है घट करके कितने हो गए हैं 28.8% अर्थात 28.8% हो गई है। तो इसमें भी काफी सुधार हुआ है और सुधार जारी है। तो ये हो गया विवाह से संबंधित जो घरेलू हिंसा रही। तो यहां पर यह जो कार्यक्रम रहा ये पूरा होता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चरण 4 के बारे में समझा गया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के बारे में यहां पर बताया गया भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए संचालित प्रमुख कार्यक्रम। तो इसमें आज हमने क्या क्या अध्ययन किया है, तो इसमें अध्ययन रहा आज का। तो इसमें सबसे पहले बताया गया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, इसका उद्देश्य बताया गया। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे अध्ययन किया है जो रहा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में। अगला मिशन रहा मिशन इंद्रधनुष के बारे में जाना गया। फिर यहाँ पे अध्ययन किया गया राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में अध्ययन किया गया है। फिर इसके बाद में यहाँ पे बताया गया प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में, क्या अभियान था, इसका महत्व और उद्देश्य। और यहाँ पे बताया गया मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में और समझा गया यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य देखरेख है अधिनियम 2017 आर्टिकल 2017 के बारे में। और यहाँ पे आयुष को प्रोत्साहन करने के लिए उसके उपचार क्या है, उपाय क्या है, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर अध्ययन किया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। और यहाँ पर सबसे लास्ट में अंतिम में कवर किया गया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के बारे में यहाँ पे बताया गया, इसके बारे में यहाँ पे अध्ययन किया गया। तो ये रहा भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए संचालित प्रमुख कार्यक्रम। तो इसी के अंतर्गत इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है हेडिंग वाइज। तो यहाँ पर आज का यह लेक्चर कंप्लीट होता है और उम्मीद है कि आप सभी को इसके बारे में अच्छी नॉलेज मिली होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक राघवेंद्र को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।